हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब की बहुत डिमांड थी कि फिजिक्स के शॉर्ट्स नोट्स लेके आओ, लेकिन फिजिक्स को शॉर्ट नहीं कर सकते यार। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अभी ना करो, लास्ट में करना। आपको फार्मूले की अलग से लिस्ट बना लो। आप फिजिक्स में जितने भी फार्मूले वो सब एक बार याद कर लो। और न्यूमेरिकल तो फार्मूला अगर याद होगा तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपका, न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। तो अभी आप न्यूमेरिकल पे ना, जो फिजिक्स की थ्योरी है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, आज अपन थ्योरी के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल तो एक दो बनेंगे, वो भी फार्मूला बेस आएंगे। वो तो आप आराम से कर लो कि जब आपको थ्योरी आएगी, डेरिवेशन आएगा, तो सब कुछ आराम से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसमें बात करते हैं वैद्युत की। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिनमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युत की कहते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्थिर आवेश और गतिशील आवेश। स्थिर आवेश के फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा गतिशील आवेश के मध्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और अत्यंत गतिशील हो तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं अपन। सर्वप्रथम जो आवेशों के बारे में किसने बताया था उसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम आवेशों के बारे में अपन को बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस पर धनावेश आता है, परिणाम स्वरूप इसके द्रव्यमान में कमी आती है। ऋणावेश, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस पर ऋणावेश आता है, परिणाम स्वरूप द्रव्यमान में वृद्धि होती है। अब देखो द्रव्यमान में वृद्धि कैसे होती है। इलेक्ट्रॉन, अपन को आवेश कौन सा देखना है? ऋणावेश। और कौन से रहे? इलेक्ट्रॉन। उन पे कौन सा आवेश है? नेगेटिव। तो फिर अपन के पास ज़्यादा हुआ ना, बढ़े ना, उसमें तो कमी हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है नेगेटिव का, तो कमी हो रही है ना, वो त्याग रहा है एक इलेक्ट्रॉन। मूल आवेश क्या होता है? अब अपन को जानना। आवेश के न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ई का मान क्या होता है? मूल आवेश का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद अपन बात करते हैं आवेश को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई। क्यू है आवेश, एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर अपन 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं। और ई है आपके मूल आवेश, जो अब की मैंने अभी बताया है, इसका वैल्यू ये है। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार किसी भी वस्तु का आवेश मूल आवेशों का पूर्ण गुणज होता है, अर्ध गुणज नहीं होता है। अब इसमें अपन जो भी लेंगे ना, वहाँ पूर्ण संख्या लेंगे, मतलब 1 2 3 4 ऐसे नहीं लेंगे। हाफ, 3/4, 5/6, 7/8 ऐसा कुछ भी नहीं लेना यहाँ पर। मीन्स कि आपको जो भी नंबर्स है ना, वो हाफ, 3/4 ऐसा कुछ भी नहीं लेना, आपको पूर्ण नंबर लेना है। मतलब जो भी पूरा नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी लेना वो ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्यू क्या है? आवेश से चार्ज। और एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वहाँ पर मैंने बता दिया कि आपको पूर्ण संख्या, पूर्ण गुणज लेना है। ई क्या है? मूल आवेश। और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फ्रेंड्स, आपको ये वैल्यू मैंने इतनी बार बोली तो अब तक याद हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे आवेश का मात्रक क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है। ऐसा ही मात्रक इसका कूलम है। CGS मात्रक है वो स्ट्रेट कूलम है। और आवेश का अन्य मात्रक है फैराडे। अब 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट। कूलम आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, अतः इसे अन्य मात्रकों में बदला जा सकता है। तो 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। और 1 पिको कूलम इज इक्वल टू 10⁻12 कूलम। आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक एब कूलम या EMU होता है। 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम। 1 EMU इज इक्वल टू 10 इंटू कूलम की जो वैल्यू है, एक कूलम की वैल्यू है वो रख देते हैं, तो फिर ये आता है 3 इंटू 10 की पावर, ये 10 इधर है और इधर है 10⁹ तो दोनों ऐड हो जाएंगे। जब नंबर्स m है और वो मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाता है।
तो अब ये हो गया आपके 3 × 10 की पावर 10 ESU एब गुलाम। इसके बाद अपन बात करते हैं अब अपवाद क्या है इस चैप्टर में। आज तक तो आपने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन आपको ये 12th में ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया गया है। तो देखो फ्रेंड्स, ये सन वगैरह नहीं याद रखनी है। 19 थोड़ी सी बात करेंगे, एक्स्ट्रा बात है। अब इसमें से एक इतना सा भी टॉपिक बनेगा, और बन भी सकता है और नहीं भी, चांस नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग से होता है। सब एग्ज़ाम में होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी होता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टीचर्स पढ़ाते हैं, काफ़ी नहीं पढ़ाते हैं। सन 1964 में वैज्ञानिक गेलमान ने बताया कि कुछ ऐसे भी कण होते हैं जिन पर आवेश 1/3 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन कणों का क्वार्क कण कहते हैं। ये अस्थायी होते हैं। 2 स्थायी क्वार्क कण मिलकर स्थायी कण बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा बताया है कुछ ऐसे भी कण होते हैं जिन पर ऐसा आवेश होता है, लेकिन वो दोनों है ना, जो भी होते हैं ना आवेश होते हैं, वो मिल जाते हैं। ऐसे कण होते हैं ना, उन 2 कणों को मिला के फिर एक स्थायी कण बनाया जाता है। 2 स्थायी क्वार्क, इनको जो मतलब नंबर में नहीं होते हैं, वो जो मूल नहीं होते हैं, मूल मान नहीं होता है, अगर वो 1/2 1/3 ऐसा कुछ होता है तो उनको बोलते हैं क्वार्क, स्थायी क्वार्क। तो इसमें अपन बात करेंगे 2 स्थायी क्वार्क होते हैं, वो मिलकर एक स्थायी कण बनाते हैं। 1/3 इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं इसको, माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, प्लस 1/3 इलेक्ट्रॉन माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। अब देखो, न्यूट्रॉन का मान 0 होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है हमेशा, आपको पता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आपको इनका पता चल गया। ये किस तरह से आते हैं, क्या होता है, ये नहीं बताया जाता है, बुक्स में नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए थोड़ा सा बढ़ के टॉपिक है। अब बताते हैं आवेश के गुण। आवेश 2 तरह के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। आवेश एक अदिश राशि है, क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है, वो नहीं किया जा सकता, ये बहुत सारे होते हैं। ये जो है आपके लिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, एमेटो, एंड्रो, डेका, हेक्टर, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पिटा, एक्स्ट्रा, ये सब आपके लिए एक्स्ट्रा है, आप याद कर लो। अगर किसी स्टूडेंट को याद नहीं है तो वो याद कर ले। 2023 में यार इस बार बहुत कुछ अलग होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा जो हिंदी मीडियम के। बहुत बोलते हैं ना हिंदी मीडियम के कम स्टूडेंट्स का होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे हिंदी मीडियम के। तो फ्रेंड्स, आप आ जाओ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। अपन स्टार्ट कर दिया है। अपन उतना ही पढ़ेगा जितना एम्स में आने वाला है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके, कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। Q = Ne। Q का मान पता है अपन को, 1 कूलम। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसमें आगे 1 नहीं लिख रखा है, अपन को मानना है। तो अपन को किसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब N, जहाँ पे अपन 1 2 3 कुछ भी लिख सकते थे, वो याद करना है। तो अपन ने फॉर्मूला लिख लिया, Q = Ne। अपन को N निकालना है, तो Q और E इधर चला गया उसके डिवाइड में। तो अपन को Q का जो वैल्यू है वो पता है 1, और E की वैल्यू तो हमेशा फिक्स है, 1.6 × 10⁻19 -19 है। तो ये जो वैल्यू है ये माइनस में ऊपर गई होगी, प्लस में यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर आया 10, और या फिर और एक इधर से ले लिया तो 100 हो गए। अब 100 16 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को समझ में आ गया, या इस तरह से ना करके इजी कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। यार ये नॉर्मल मैथ्स है, ये सब आपको आती है। जिसने भी फिज़िक्स पढ़ी है यार 12th में, तो ऑफकोर्स आती होगी। अब एक और क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। यदि कोई वस्तु 500 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो आवेश में प्रकृति ज्ञात कर रहे हैं। अब प्रकृति कैसे ज्ञात करनी है, ऋणावेश से। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, जब भी कोई वस्तु होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। उसकी प्रकृति, मतलब उसकी जो भी है वो प्रकृति है, वो नेगेटिव होगी, वो ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो
उसमें वो द्रव्यमान बढ़ेगा, परिणाम बढ़ेगा। तो अब यदि कोई वस्तु 500 इलेक्ट्रॉन घनत्व आवेश प्रकृति ज्ञात करें। अब आवेश क्या है, कुछ दे ही नहीं रखा है, ज्ञात करना है। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या पड़ी है, अपन को दे रखी है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स है, तो अपन को डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखना है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। माइनस चार्ज हो जाएगा 500 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पॉइंट हटाया, 1 0 गया। 15 इंटू 10 सॉरी 16 इंटू 10 -10 तो हो गया -800 इंटू 10 की पावर -19। इधर गया, 0 से 0 कट करेंगे तो -8 इंटू 10 की पावर -17 कूलाम आपका आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन और है, 1 माइक्रोकूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। 1 माइक्रोकूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10 की पावर -6। नहीं, इलेक्ट्रॉनों की नहीं, सॉरी, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -6। तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को। n की हो नहीं रही है अपन के वैल्यू ज्ञात, क्यों नहीं हो रही है? Q इजिकल टू एन ई, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है मतलब n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो Q दे रखा है, E दे रखा है, तो n ज्ञात करना है। n इजिकल टू Q अपॉन एन ई, ये इधर n याद आ गया, तो 10 की पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो फ्रेंड्स, अब ये आपको करना आता ही है ना। अभी मैं आपको वापस करके बता दूं किस तरह क्या है। अब अपन के पास है 10 की पावर -6, इतना तो दे रखा है। अब देखो, ये जो 19 है ऊपर 10 की पावर 6 तो है ऊपर, ठीक है। अब ये ऊपर आएगा 10 की पावर, माइनस में था तो 10 की पावर 19 प्लस में हो गया। इसके बाद है आपके 1.6, इन दोनों को करेंगे तो 10 की पावर इधर आएगी 13, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो 13, और नीचे है आपके 10 की 1.6। 1.6 1.6 नीचे दे रखा है आपका, उसमें डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर -12, ये आएगी वैल्यू आपकी। तो फ्रेंड्स, अब 3 मिलीकूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। Q इजिकल टू एन ई, Q दे रखा है आपका 10 की पावर -3 मिलीकूलाम। ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में जोड़ देना कि क्या बोल रहा है, मिलीकूलाम। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, आपको n की वैल्यू, सेम क्वेश्चन है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n इजिकल टू Q अपॉन ई। अब तो आपको ये तीनों तरफ से फॉर्मूला याद हो गया। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो कभी ज्ञात करने को देगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ई जो दे रखा है, मूल आवेश तो दे रखा है, उसका मान तो दे रखा है, आपको सबसे पहले बता रखा है, क्वेश्चन में दिया होगा या फिर आपको याद रखना है। तो n इजिकल टू Q अपॉन ई, n इक्वल टू 10 की पावर -3 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये ऊपर गया तो वापस 10 की पावर, सेम ही क्वेश्चन है, ये देख लो आप। 10 की पावर 16 अपॉन 1.6 हटेगा 6.25 इंटू 10 की पावर -। अब आपको एक क्वेश्चन है, विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है। ये पूरा थ्योरी बेस है, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, तो अपन इसको हटा देते हैं। कूलाम नियम व बल, सन नियम था वो सन 1785 में कूलाम ने 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के लिए एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। अब कूलाम के नियम की सिंपल परिभाषा है, 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल को कूलाम बल कहते हैं। लेकिन कूलाम का नियम ये नहीं है। कूलाम के नियम के अनुसार है, 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ये देखो, दोनों स्थिर आवेश के मध्य लगने वाले बल दोनों आवेश के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती होता है तब F समानुपाती Q1 और Q2 दे रखा और बीच में R आपकी है दूरी। अब दोनों स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब एक समीकरण 1 और समीकरण 2 दे रखी है। F समानुपाती Q1 Q2/r²। F = K है आपके समानुपाती स्थिरांक कूलम्ब बल नियतांक। तो F = K Q1 Q2/r²। समानुपाती को हटाए तो आपके K आ गया। अब K की जो वैल्यू होती है वो आपको रखनी है 1/4πε0। अब इसको बोलते हैं 4πε0 Q1 Q2/r²। अब आपको देखो K है वो कूलम्ब बल नियतांक है या फिर उसको समानुपाती स्थिरांक भी कह सकते हैं फिजिक्स में ऐसे, बट इसका नाम है तो अपन उसको नाम से बताएंगे। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। K की वैल्यू होती है वो मैंने आपको पहले ही बता दी 1/4πε0। और ये जो ε0 है इसकी वैल्यू है आपकी 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ε0 हवा में निर्वात की विद्युतशीलता है। ε0 क्या है? हवा व निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या है ये भी आगे पढ़ जानेंगे। अब इसको अपन को सदिश फॉर्म यानी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। F = F वेक्टर अपॉन 1/4πε0 Q1 Q2/r² r कैप। अब r कैप क्या होता है? r सदिश अपॉन r r। F = 1/4πε0 into Q1 Q2/r² into r सदिश अपॉन r। F = 1/4πε0 into Q1 Q2/r³ r। ε0 की विमा आपको निकालनी है, मतलब डायमेंशन। ε0 = c² n मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन × मीटर स्क्वायर। अब कूलम्ब है उसके जो कूलम्ब की आपको पहले विमा पता होनी चाहिए। कूलम्ब की विमा है आपके A1, एम्पियर भी उसकी वैल्यू 1 और T1 उनका स्क्वायर कर देना और न्यूटन और मीटर की स्क्वायर की आपको पता ही है। फिर ये आपको कटकुटा के आएगा आपके m-1 l-3 T4 A1। किसी माध्यम के लिए कूलम्ब बल F माध्यम 1/4πε0 नहीं आएगा, वो हवा और निर्वात के मध्य माध्यम था। Q1 Q2/r², जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है। माना Q व Q1 Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, अतः बताइए कि दोनों आवेशों के मध्य का बल का मान 0 होगा। Q1 और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपके x, और Q और Q2 के बीच की डिस्टेंस है वो है r-x। अपन को माननी है Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस आपको r दे रखी है, तो टोटल r है, इसको इतनी सी को x मान लेते हैं और फिर r-x कर देते हैं। अब आपने ये मान ली। यहाँ पर Q1 पर दो बल कार्य करते हैं, एक बल Q पर आकर्षण का तथा दूसरा बल Q2 पर प्रतिकर्षण का। यदि दोनों बल समान रहेंगे तो मध्य में बल लगने वाले मान 0 होगा। अतः Q1 तथा Q के मध्य बल, Q तथा Q2 के मध्य बल। ये मैंने आपको पहले ऐसे बताया था और अब ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है। K Q1 Q2/x² K Q/Q2 r-x। तो यहाँ पे Q1 बचा था Q1/x², यहाँ बचा था Q2/r-x²। तो r-x²/x² और Q2/Q1। अब आपको इसमें मानना है, देखना है, पूरा सॉल्व करना है। तो इसके बाद आपका पूरे का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है। तो r-x/x² Q2/Q1
अब इधर से स्क्वायर हटेंगे, इधर रूट आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट r माइनस एक्स अपॉन एक्स एक्स रूट Q2 अपॉन Q1 r माइनस एक्स माइनस 1 एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो 1 आएगा रूट Q2 अपॉन Q1 x इज इक्वल टू r अपॉन 1 प्लस ये 1 है इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, अपॉन Q2 अपॉन Q1 अर्थात r अपॉन 1 प्लस रूट Q2 अपॉन Q1 दूरी पर लगने वाला बल 0 होगा। अब आपको इसमें निष्कर्ष क्या मिला है कि Q1 और Q और Q2 के मध्य दोनों को अगर संतुलन बनाए रखेगा तो उनके मध्य 0 होगा और उनके बीच की जो वैल्यू है x जो अपन को फाइंड होता है उसकी वैल्यू है r अपॉन 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 दूरी पर लगने वाला बल 0 होगा। अब बात करते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक स्थिरांक क्या है, परावैद्युतांक क्या है, इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल बल की निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर बोर्ड एग्जाम भी दे रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। फिजिक्स का चैप्टर वो बहुत शॉर्ट में हो रहा है। बोर्ड एग्जाम में थोड़ी थ्योरी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, इससे भी इतनी बड़ी बुक होती है, उसमें अपन को लगभग 7-8 पेज दे रखे होते हैं। ये तो मेरी नोटबुक में लिखा हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल तथा अभिष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करते हैं। परावैद्युतांक एप्सिलॉन r निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल F और अपॉन अभिष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल Fm। तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू Q0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। वो अभिष्ट माध्यम सिंपल मीडियम है अपन का, तो K0 अपॉन K बचता है और सब आपका पूरा कैंसिल हो जाता है, यहाँ देखो कट हो जाता है। तो एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1, ये कैंसिल हो जाता है, दोनों की वैल्यू रखी जाती है तो आपका बचता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। क्योंकि इसमें k दे रखा है और इसमें k नॉट दे रखा है तो आपको एप्सिलॉन नॉट लेना है इसकी वैल्यू। जब आपको k नॉट दे रखा है तो आपको एप्सिलॉन नॉट नहीं लेना है, ओनली एप्सिलॉन लेना है। और आपको जब नॉट नहीं दे रखा हो तो आपको नॉट लेना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब आपका बचता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन r। अब इससे एक ये संबंध प्राप्त हो जाता है, एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन ओनली अपन को एप्सिलॉन देखना है तो उसके इक्वल आता है एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब परावैद्युतांक है वो एक विमाहीन राशि है, कुचालकों को भी परावैद्युतांक कहा जाता है। पानी यानी आशुद्ध जल का परावैद्युतांक Q0 है। निर्वात का परावैद्युतांक 1 है। चालक धातु का परावैद्युतांक अनंत है। ऑक्सीजन का परावैद्युतांक 1 है। अब कूलाम नियम बल का सदिश निरूपण। बल एक सदिश राशि है अतः इसका उपयोग कूलाम नियम के सदिश निरूपण के लिए किया जाता है। माना कि दो बिंदु आवेशों के Q1 तथा Q2 हवा या निर्वात में रखे गए, इनके सदिश क्रमशः R1 तथा R2 है। कूलाम बल की प्रकृति आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों होती है। ये था आपका इम्पोर्टेंट। अब इनका सदिश निरूपण है। सदिश के फॉर्म में आपको इसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना कुछ किया जाएगा, तो अब एक बार देख लेना खुद। तो मैं आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपके जो सदिश निरूपण में सबसे लास्ट में आएगा F12 इक्वल टू माइनस F12। अतः कूलाम बल गति के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया की पालना करता है। हाँ, क्यों करता है ये नहीं जानना अपन को, इसमें नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वो मैं पूरा बता रही हूँ। मेरे पास पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ। दो आवेशों के मध्य लगने वाले
बलों का अनुपात 1:1 होता है जबकि दिशा विपरीत होती है। अगर दिशा एक होगी तो वो प्रतिकर्षण करेंगे, इसलिए दिशा अलग अलग होगी तब भी 1:1 होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 कूलाम तथा 125 कूलाम आवेशों के मध्य लगने वाले अनुपातों का मान ज्ञात करें। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का अनुपात 1:1 होता है जबकि दिशा विपरीत होती है। गुरुत्वाकर्षण बल F = m1 m2 और F समानुपाती 1/r², F समानुपाती 1/m1 m2 r²। यहाँ पे जो समानुपाती इस तरह के हो आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक G m1 m2 r²। G की वैल्यू होती है आपके 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। कूलाम बल में गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करनी है। अब हम जानते हैं कि कूलाम बल से F = q1 q2 r² और गुरुत्वाकर्षण बल G = G m1 m2 r²। इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड करेंगे, इक्वेशन सेकंड का डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो Fe/Fg और K q1 q2 r² G m1 m2 r²। r से r कैंसिल हो गया, आपके बचता है K q1 q2 G m1 m2। कूलाम नियम की विशेषताएं। ये नियम स्थिर आवेशों के लिए मान्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं है। इस नियम या बल की परास 10⁻⁻5 मीटर से कई किलोमीटर होती हैं। कूलाम बल सार्वत्रिक बल नहीं है क्योंकि माध्यम में बदलने के साथ साथ ये भी बदलता है। यस, अपन ने देखा है अभी। ये एक केंद्रीय बल है। यस, ये बल व्युत्क्रमण वर्ग नियम की पालन करता है। ये बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। अपन ने अभी देखा था जस्ट कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करता है जब इसका सदिश निरूपण पढ़ा। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों का अनुपात 1:1 होता है, अर्थात परिणाम में समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। दिशा में विपरीत होंगे, अगर एक दिशा में होंगे तो वो टकरा जाएंगे। कूलाम बल एक संरक्षित राशि है। अब पढ़ते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परिमाण आवेश पर आवेशों समूह द्वारा लगाया गया बल सभी आवेशों के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परीक्षण आवेश समूह द्वारा लगाया गया बल सभी आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है। माना Q0 परीक्षण आवेश है जिसके चारों ओर Q1 Q2 Q3 और Qn क्रम से आवेश स्थित हैं, जो कि क्रम से R01 R02 R03 R0n परीक्षण आवेश में दूरी पर स्थित हैं। Q0 परीक्षण आवेश पर अन्य आवेशों के मध्य F0 F02 F0 बल लगाएंगे। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से F = अपने पढ़ा था समूह द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल। तो अब ये आपके होगा F0 जो सदिश प्लस F02 सदिश। अब F की वैल्यू रखनी है आपको इन सब में। K q1 q2 r², 1 है तो 1 और n है तो n, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें सब में K Q0 कॉमन आ रहा है वो ले लेना कॉमन, और फिर ये आपका एप्सिलॉन I = 1 ये करना। इसमें आपको लास्ट में जाके एक फॉर्मूला याद रखना है और सारी ये वैल्यू। इसके थ्रू आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मेरे को जहाँ तक पता है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका ये न्यूमेरिकल करवाया इसी टाइप का आएगा। देख लो, किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर आवेश समान है, परिणाम आवेश के Q है तो किसी एक कोने पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। F√F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा थीटा 8 = 60 दे रखा है, समबाहु त्रिभुज बोला है। तो अब आपको थीटा 60 दे रखा है तो आप इसमें वैल्यू रख दोगे। F1 की वैल्यू है KQ² r² और F2 की वैल्यू है KQ² r²। अब इसमें cos 60 की वैल्यू होती है आपके 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और अब ये तीनों को ऐड किया तो 3 KQ² r² का होल स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, √3 पे रूट आ जाएगा, KQ² r² आएगा इसका मान। अब एक क्वेश्चन और भी दे रखा है, किसी वर्ग के तीनों कोने पर समान परिणाम में Q आवेश स्थित तो प्रत्येक कोने पर बल का मान ज्ञात करो। अब इसमें प्रत्येक कोने पर कितना बल लग रहा है वो सारा ज्ञात करना है। ये आएगा आपका सबसे पहले वैल्यू। तो फ्रेंड्स आप ये पढ़ लेना,
और अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर मैं बताऊंगी या तो, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको इग्नोर करके आगे बढ़ रही हूँ। किसी समभुज त्रिभुज के तीनों कोणों पर समान परिणाम के आवेश Q स्थित है। त्रिभुज के केंद्र बिंदु पर F बल ज्ञात करें। समभुज त्रिभुज के तीनों कोणों पर समान परिणाम के आवेश स्थित है। F3 F2 2 F3 4 कोस थीटा, थीटा है वो 120 है, इसमें 120 की वैल्यू रख के आपको करना है। F2 और F3 ये दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन सेम करवाए तो आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। x इजिकल टू 0 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर स्थित है कि x इजिकल 2 सेंटीमीटर में कुल बल का मान ज्ञात करें। Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 इजिकल टू 20 कूलम दे रखा है, तो आप इसमें कैप लगा के सॉल्व करके सदिश, लेकिन फ्रेंड्स आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको करवा के नहीं, आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ेगा इसलिए नहीं करवा रही हूँ मैं और आगे बढ़ रही हूँ। 10 माइक्रोकूलम के आवेश 0 2 4 8 तथा 16 पर स्थित है। x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर बल का मान ज्ञात करें। Q1 इक्वल टू Q2 Q3 इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। F31 F32 F34 F35 इन सब की वैल्यू दे रखी है और इनको वापस सदिश में चेंज करके उसके बाद आपको क्वेश्चन के वैल्यू जो फॉर्मूला उसमें मान रखना है। ये भी आपके क्वेश्चन काम का नहीं है। आपके बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसमें तो इसके एग्जाम्पल है उसमें पूछा जा सकता है। आवेश के चारों ओर का वैसे तर जहाँ तक उस आवेश का प्रभाव रहता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश के चारों ओर का वैसे तर जिनमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जितनी विपरीत रेखाएं ज़्यादा होती है विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होता है, जितनी विपरीत रेखाएं कम होती है विद्युत क्षेत्र उतना ही दुर्बल होता है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखा जो विपरीत रेखा है वो कम है तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। विद्युत क्षेत्र उतना ही दुर्बल होगा। विद्युत क्षेत्र दुर्बल किसके कारण होता है ऐसा पूछ सकता है, आपको ऑप्शन में ये सब दे देगा। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पर निर्भर करती है। विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता है, समरूप या समान विद्युत क्षेत्र और वह विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा समान होती है उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। दिशा और परिणाम दोनों। असमरूप विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा असमान होता है उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश Q इक्वल टू +1 कूलम पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं कि यदि किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल F हैं तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E इक्वल टू F अपॉन Q0। F अपॉन Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम, तो E इक्वल टू F। किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना कि कोई बिंदु आवेश Q है जिससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P स्थित है जिन पर Q0 आवेश है तथा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 तथा कूलम बल की परिभाषा से F इज इक्वल टू Q0 अपॉन R स्क्वायर। F का मान समीकरण में रखेंगे तो Q0 अपॉन R स्क्वायर, Q0 से Q0 कैंसिल, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू आएगी। सदिश रूप में ये नहीं पूछा जाएगा, मैं नहीं करवा रही। U व R के मध्य ग्राफ देखना है। बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है आपको, इसलिए माना कि विद्युत क्षेत्र, ये सब थ्योरी के क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। बल रेखाओं के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। विद्युत क्षेत्र की स्थित वह रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताता है उन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये काल्पनिक होती हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश में तथा किया गया काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं।
विद्युत बल रेखाओं की अवधारणाएं माइकल फैराडे ने दी थी। विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, खुले वक्र के रूप में पाई जाती हैं। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं वाटर की तरफ निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, तथा ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ जाती हैं। जब ऋणावेश आवेश होता है तो अंदर की तरफ उनको आकर्षित किया जाता है, और जब प्लस होता है और प्लस यहाँ आती है तो वो बाहर की तरफ धकेली जाती है, उनमें प्रतिकर्षण होता है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को काटेगी या प्रतिच्छेद करेगी तो कटास बिंदु पर प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा 2 हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो वो एक ही रहेगी, वो एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर काटेगी तो वहाँ फिर पॉइंट आ जाएगा। विद्युत बल रेखाएं चालक में नहीं पाई जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कुचालक में पाई जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक के तल के पृष्ठ पर लंबवत प्रवेशित और निर्लित होती हैं। ये रेखाएं समान आवेश के कारण फैलती हैं, जबकि विपरीत आवेश के कारण सिकुड़ती है। जिस क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। जहाँ विद्युत बल रेखाएं कम होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। चित्र अनुसार दिया गया ए एक चालक है तो 2 बताया निम्न में कौन सी विद्युत बल रेखाएं होगी, क्योंकि वह चालक में तल के पृष्ठ पर लंबवत व निर्लित हो रही है। विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश पर अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। प्लस क्यू और माइनस क्यू, उनके बीच जो आवेश है वो 2D। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पर आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P = Q × 2D। ये एक सदिश राशि है तथा इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलम × मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र है वो है m0L1T1A1। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निम्न 2 स्थितियों में ज्ञात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर और विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर। आपको इसमें पूरा नहीं याद करना है, पूरा नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले इसमें इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखना है निरक्षीय बिंदु के कारण। अब इनका लास्ट में जाके जो फॉर्मूला आता है वो है, डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तो है आपके अक्षीय रेखा के कारण आएगा आपका 2kp/r³। आपको पूछ ले कि अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो तो 2kp/r³ फॉर्मूला रख के आपको ज्ञात करना है। और विद्युत द्विध्रुव निरक्ष रेखा मतलब विषुवत रेखा पर ज्ञात करें तो इसका आएगा आपका 2kp/r²। सॉरी फ्रेंड्स, kp/r³ आएगा। उसमें 2kp/r³ आ रहा, इसमें आएगा kp/r³ निरक्ष रेखा पर। विद्युत क्षेत्र तथा निरक्ष पर तीव्रताओं के मध्य संबंध हम ज्ञात करते हैं। अब देखो ई अक्ष पर आ रहा है आपका, फिर से याद करो 2kp/r³ और निरक्ष पर आ रहा है kp/r³। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2kp/r³, kp/r³, kp से kp कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, तो ई अक्ष अपॉन ई निरक्ष 2/1। तो जो ई अक्ष है उसके इक्वल जो ई निरक्ष होता है उसका 2 गुना होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो होगा आपके 0। क्यों होगा? माना चित्रानुसार एक द्विध्रुव NS एक समान विद्युत क्षेत्र E में E थीटा कोण पर स्थित है। प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल F + QE माइनस QE पर लगने वाला बल F = -QE। अतः विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल F total = F1 + F2। तो F1 है वो आपका QE प्लस और प्लस माइनस QE, तो प्लस QE माइनस QE = 0। अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बल 0 है, लेकिन बलों के युग्मों के कारण विद्युत द्विध्रुव पर एक बल कार्य करता है जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में लंबवत विस्थापन, इसको टो से प्रदर्शित करते हैं। टो = F × 2D sin θ।
टो इज इक्वल टू क्यू ई 2d साइन थीटा, पी साइन थीटा। पी होता है आपका क्यू इंटू 2d, मतलब वो जो इधर ऊपर पड़ा था वो सदिश रूप में। टो इज इक्वल टू पी इंटू ई। तो विशेष परिस्थितियों में जब थीटा 0 होगा तो टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा 0 होगा, और जब थीटा 90 होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। अब है किसी वस्तु को आविष्ट करने की विधियाँ घर्षण द्वारा, चालन या स्पर्श द्वारा, वो आपके इसका कोई रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स आज अपन ने फिजिक्स का जो विद्युत क्षेत्र का चैप्टर है उसको पूरा कर लिया था। उसमें जो फॉर्मूले थे वो सारे पढ़ लिए हैं। परावैद्युतांक, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा के कारण, निरक्षीय रेखा के कारण, कूलाम नियम, अध्यारोपण, सब कुछ अपन ने इसके बारे में जान लिया था। कूलाम और गुरुत्वाकर्षण की तुलना भी कर ली थी। सो फ्रेंड्स अब अपन बात करने वाले हैं कि अब आगे क्या करेंगे। अब आगे आपके जो भी फिजिक्स के चैप्टर हैं उन सब के बारे में शॉर्ट नोट्स आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं मैं उनके साथ हूँ, उनका एम्स में सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करके पूछिए बेझिझक, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, और ज़्यादा पसंद आता तो एक बार अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।